तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद कविता पे। पिछली कक्षा में हमने देखा था बंगाल के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल। तो आज हम इस क्लास में बात करेंगे भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय। तो काफ़ी फैक्ट हमने पढ़े थे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नर जनरल, ठीक है। तो ध्यान से देखना। पहला है, यानी कि जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, जिनका कार्यकाल था 1833 से 1835। तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर बना दिया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भारत के देखो स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज करते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? लॉर्ड क्लाइव थे, ठीक है। उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल आए, तो वॉरेन हेस्टिंग जो थे आपके बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब बात आ गई भारत के गवर्नर जनरल की। तो पहले गवर्नर जनरल थे भारत के लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। अब बात करते हैं अफीम के व्यापार को नियमित किया गया, ठीक है, इनके कार्यकाल में। अब यह केवल बॉम्बे से ही निर्यात की जा सकती थी। आगरा प्रेसिडेंसी का 1834 में निर्माण किया। विधि आयोग का गठन किया गया। देखो जो ये विधि आयोग वाला है ये इम्पोर्टेंट है। 1834 में इसका गठन किया गया था, विधि आयोग का गठन विलियम बेंटिक के टाइम पे। 1835 का शिक्षा संबंधी प्रस्ताव शिक्षा सुधार तथा अंग्रेजी भाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा की गई थी। कुप्रशासन के आधार पर मैसूर, कुर्ग और कछार की रियासतों का विलय किया गया था विलियम बेंटिक के टाइम पे, ठीक है। आगे बात करते हैं लॉर्ड मैटकॉफ। इनको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता लॉर्ड मैटकॉफ को कहा जाता है। आगे है नेक्स्ट आए लॉर्ड ऑकलैंड। इनके टाइम पीरियड में पहले प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है। भारत में शिक्षा एवं पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति का विकास हुआ। तो ऑकलैंड के टाइम पे भारत में शिक्षा या पाश्चात्य जो चिकित्सा पद्धति होती है उसका विकास हुआ और शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी यानी ग्रैंड ट्रंक रोड रखा गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1838 में ऑकलैंड रणजीत सिंह और अफगान शासक शाह शुजा के साथ एक त्रिपक्षीय संधि हुई थी। नेक्स्ट है लॉर्ड एलनब्रो। ओल्ड मैन इन हरी उपनाम सिंध का विलय। भारत में दास प्रथा का अंत, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो आपका 1843 का एक्ट था, ठीक है, उसके तहत भारत में जो दास प्रथा होती थी उसका अंत किया गया लॉर्ड एलनब्रो के टाइम पे। 1843 से 44 में ही देसी भाषा में ग्रामीण शिक्षा के विकास के लिए थॉमसन योजना प्रस्तुत की गई। नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। ये प्रथम है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और लाहौर की संधि इनके टाइम पे हुई थी। खोंड जनजाति के बीच प्रचलित नरबली प्रथा पर उन्होंने रोक लगाई थी, नरबली प्रथा पे। आगे है लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। डलहौजी इंपॉर्टेंट है। 1848 से 1856 इनका कार्यकाल है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। पंजाब का कंपनी साम्राज्य में विलय हुआ। द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ। लोअर वर्मा तथा पेगू का अधिकरण। चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति। व्यक्तिगत सिद्धांत लागू।
इसके अंतर्गत सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर तथा अवध का कंपनी साम्राज्य में विलय हुआ। ठीक हो गया। जो व्यपगत सिद्धांत है ये इम्पोर्टेंट है इसमें आपका। ट्रेन थ्योरी वो नहीं ट्रेन थ्योरी नहीं होगी, हाँ वही है। ठीक है, एलिप्स ऑफ ट्रेन थ्योरी। लॉर्ड डलहौजी का व्यपगत सिद्धांत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो कि कौन कौन हुए विलय, सतारा, जैतपुर, संभलपुर। देखो सबसे पहले सतारा हुआ था और उसके बाद अंतिम हुआ था अवध, ये इम्पोर्टेंट है। झांसी भी हुआ था आपका, उदयपुर हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत सबसे प्रथम जो विलय किस साम्राज्य का हुआ था, सतारा का, और अंतिम अवध का हुआ था। 1855 में करौली का भी विलय किया गया, किंतु इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने मान्यता नहीं दी, अर्थात इसे वापस लौटना पड़ा। अवध का विलय, देखो अवध का आपका पता होगा कि इसमें कुप्रशासन का आरोप लगा दिया था, इसलिए इसका भी लास्ट में विलय कर दिया गया। 1853 में बॉम्बे एवं थाने यानी थाने के बीच प्रथम रेल चली थी। तो जो प्रथम रेल चली थी डलहौजी के टाइम पे चली थी 1853 में, जो कि बॉम्बे से थाने के बीच में चली थी। 1854 में डाक घर अधिनियम आया था। भारत के बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया गया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का मसौदा तैयार किया गया था। ठीक है, ड्राफ्ट तैयार किया गया था। आगे है सिक्किम को भारत में मिला लिया गया। लॉर्ड डलहौजी द्वारा PWD जो सार्वजनिक निर्माण विभाग होता है आपका, उसकी स्थापना की गई। तो डलहौजी वाला जो पार्ट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। PWD की स्थापना की और इसी के तहत गंगा नहर का निर्माण हुआ। पंजाब में भारी दोआब में 2 नहरों का निर्माण हुआ था। बंगाल के लिए इसने उप गवर्नर का पद सृजित किया। जो प्रदेश नए नए अधिकृत किए गए थे उन्हें प्रत्यक्ष शासन में ले लिया गया, जिसे नॉन रेगुलेशन सिस्टम कहा गया। 1854 में शिक्षा सुधार के लिए वुड डिस्पैच आया। वुड डिस्पैच भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 1854 में आया था, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसने मैकाले की टपकन पद्धति को त्याग दिया और प्रारंभिक शिक्षा देसी भाषा में देने की अनुशंसा के साथ स्त्री शिक्षा तथा निजी क्षेत्रों को भी शिक्षा में निवेश की अनुशंसा की। डलहौजी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाया, वहां एक सैन्य मुख्यालय भी गठित किया। डलहौजी को यह श्रेय दिया जाता है कि उसने सैन्य विभाग को सार्वजनिक विभाग से अलग कर एक नया विभाग बना दिया था। बाकी सिक्किम को इसके टाइम पीरियड में भारत में मिलाया गया था। ये हो गया आपका डलहौजी। ठीक है, अब बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग, जो कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। 1856 से 57 का कार्यकाल था। 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में 3 यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना की गई। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और 7 का विद्रोह हुआ था। 1857 का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। अब जहां ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, वहीं ये फिर भारत के प्रथम वायसराय बने। ठीक है, वायसराय के रूप में इनका कार्यकाल 1858 से 62 तक था। अब इनकी बात करते हैं, इनके टाइम में क्या क्या चीज़ें हुई थी। पहले तो भारत के प्रथम वायसराय थे। 1858 का प्रथम शासन अधिनियम कंपनी के शासन की समाप्ति तथा शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश ताज के हाथ में हो गया। यानी कि जो 1858 का भारत शासन अधिनियम आया, उसमें कंपनी का शासन क्या हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरह समाप्त हो गया और जो नियंत्रण था उसका कंट्रोल था किसमें आ गया, ब्रिटिश ताज के हाथों में आ गया। नेक्स्ट है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था। ठीक है, 1856 में।
इसमें आपकी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेक्स्ट है नील विद्रोह हुआ था 1859 में। यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह किया गया था 1859 में। बाकी जो नागरिक विधि संहिता है, भारतीय दंड संहिता 1860, फौजदारी विधि संहिता 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पारित हुआ। 1861 में हाई कोर्ट एक्ट आया था, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। और संपूर्ण देश में एक दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा लागू की गई थी। भारत में पहली बार आयकर लगाया गया था, जिसे ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहले तो भारत के प्रथम वायसराय हैं। दूसरा आपका है विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 एंड नेक्स्ट है जो आपका आईपीसी की धारा है, ठीक है, हाई कोर्ट एक्ट है। पहली बार भारत में इनकम टैक्स लगा। नेक्स्ट लॉर्ड एलिंगन प्रथम बहावी आंदोलन का इन्होंने दमन किया था। उसके बाद आए जॉन लॉरेंस। इनके टाइम पे भूटान युद्ध हुआ। इसी के समय उड़ीसा में सन 1866 में बुंदेलखंड एवं राजपुताना में 1868-69 में भीषण अकाल पड़ा। कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग की स्थापना की। अफगानिस्तान में हस्तक्षेप की नीति का पालन किया। 1865 में बॉम्बे, कलकत्ता व मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। फिर आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉर्ड मेयो, ठीक है, इनके टाइम में भी काफ़ी अच्छे वर्क हुए थे। भारतीय युवाओं के अध्ययन के लिए इन्होंने अजमेर में एक मेयो कॉलेज की स्थापना की। आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति आरंभ की। कृषि विभाग की स्थापना की। 1872 में भारत की पहली जनगणना हुई थी। तो पहली जनगणना किसके टाइम पीरियड में हुई थी? लॉर्ड मेयो के टाइम पे। सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग का गठन किया गया। और पोर्ट ब्लेयर में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस गवर्नर जनरल की पोर्ट ब्लेयर में हत्या कर दी गई थी? तो लॉर्ड मेयो की थी, ठीक है। आगे है लॉर्ड नॉर्थब्रुक। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा 1875-76 में प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे। अलीगढ़ में सैयद अहमद खां द्वारा मोहम्मद एंग्लो इंडियन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई। पंजाब में कूका विद्रोह हुआ था 1872 में। अब आते हैं लॉर्ड लिटन, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 1876 से 80 इनका कार्यकाल है। लिटन एक कवि थे, एक उपन्यासकार थे, एक लेखक थे, ठीक है, तथा साहित्य जगत में ओवन मेरिडिथ के नाम से जाने जाते हैं। तो लॉर्ड लिटन अपने लिटरेचर एरिया वर्ड में ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है। 1876-78 में एक भयंकर दुर्भिक्ष अकाल जिसमें मद्रास, बॉम्बे, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत के कई हिस्से तथा पंजाब बुरी तरह प्रभावित हुए थे। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति। राजकीय उपाधि अधिनियम आया था 1876 में। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में। ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है। देखो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? इसके तहत जो देसी भाषा के जितने भी न्यूज़पेपर थे, इंडियन न्यूज़पेपर, भारतीय समाचार पत्र, उन पर बहुत कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है। तो 1878 में ये आया था। बाकी 1882 में ये रद्द किया गया था वर्नाकुलर। आगे हम देखेंगे इसको। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में
आप ध्यान से देखना इसको। 1878 में ही भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित करके शस्त्र रखने एवं इसके व्यापार के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। इसने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। ठीक है, तो लिटन के टाइम का जो इम्पोर्टेंट बता दिया मैंने। एक तो इसको ओवन मैरिडिथ के नाम से जाना जाता था, दूसरा प्रथम दिल्ली दरबार 1877, और थर्ड इम्पोर्टेंट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था, जिसके तहत भारतीय समाचार पत्रों में कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब आते हैं लिटन के बाद रिपन, लॉर्ड रिपन। 1880 से 84 तक इनका कार्यकाल रहता है। भारत में स्वशासन का इनका जनक कहा जाता है। भारत में जो आपके स्थानीय स्वशासन है, पंचायती राज व्यवस्था कह सकते हैं, उनका जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1909 के कांग्रेस अधिवेशन में कहा कि रिपन भारतीय वायसराय में सबसे अधिक लोकप्रिय थे। अफगानिस्तान से संधि 1881 में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये इम्पोर्टेंट है, 1882 में। देखो 1878 में आया था लिटन के टाइम पे, और रिपन ने इसको रद्द कर दिया 1882 में। श्रमिक सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम आया 1881 में। मैसूर के शासक को गद्दी की वापसी, वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का नियमीकरण, ये इम्पोर्टेंट है। स्थानीय स्वशासन संबंधी सरकारी प्रस्ताव, सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग की नियुक्ति, जिसे 1854 के बाद देश में शिक्षा की दिशा में प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर किए गए सुधार। इल्बर्ट बिल विवाद, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 1883 में आया था इल्बर्ट बिल विवाद। नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी 1881 से। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड रिपन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। आगे बात करते हैं लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन इनके टाइम पीरियड में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध तथा बर्मा का अंतिम रूप से भारत में विलय हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में। तो देखो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, उसकी स्थापना लॉर्ड डफरिन के टाइम पे हुई थी 1885 में। बंगाल टेनेंसी एक्ट तथा पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। नागरिक सेवा के विकास के लिए एचिसन आयोग भारत आया। नेक्स्ट है लॉर्ड लैंसडाउन। दूसरा कारखाना अधिनियम आया 1891 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में आया। डूरंड आयोग की स्थापना। भारत अफगानिस्तान सीमा निर्धारण 1891 में। सम्मत आयु विवाह अधिनियम पारित हुआ। 1893 में अफीम आयोग का गठन हुआ। नेक्स्ट है लॉर्ड एलिंगन द्वितीय। इसने घोषणा की कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही इसके अधीन रखेंगे। पूना में जो प्लेग का प्रकोप था, चापेकर बंधुओं द्वारा 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी गई। अकाल की जांच के लिए लॉयल आयोग का गठन। 1895 में भारतीय व्यय की जांच के लिए वेलवी आयोग का गठन। तो देखो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, अभी इसमें काफ़ी हैं, तो कल हम लॉर्ड कर्जन से आगे बात करेंगे, ठीक है, कल इसको फिनिश कर देंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे।